अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं 26 अमेंडमेंट को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है 26 अमेंडमेंट का। तो एक्चुअल में 26 अमेंडमेंट है क्या? तो चलिए जी आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेंडमेंट्स होती क्या हैं, कैसे पास होती हैं और ये अमेंडमेंट बेसिकली हैं क्या। तो चलिए जी अब मैं स्टार्ट लेते हैं 1956 से। होता है कुछ इस तरह से, जब पाकिस्तान की इमरजेंसी होती है, पाकिस्तान जब आज़ाद होता है तो उसके 9 साल बाद पाकिस्तान अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करता है। जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है उस वक्त क्या होता है कि उसके अंदर कुछ खामियां होती हैं, कुछ कुछ फाउल चीज़ें होती हैं जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को विद इन फ्यू ईयर्स उसको एबॉलिश कर देती हैं। फिर क्या होता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है 1962 के अंदर, जो कि वो भी बहुत जल्द उसको भी एबॉलिश कर दिया जाता है आफ्टर फ्यू ईयर्स। एंड ऑफ द डे क्या होता है, 1973 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसमें 280 आर्टिकल्स होते हैं और भुट्टो ये पीपी की गवर्नमेंट होती है जिसमें इसको पास किया जाता है। तो वो एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और अगर हम स्टिल बात करें करंट सिनेरियो की, तो इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन अब पाकिस्तान में चल रहा है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हुआ कुछ इस तरह से था कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत महसूस हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इन चीज़ों को चेंज कर देना चाहिए, इन चीज़ों को रिप्लेस करना चाहिए या फिर इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द कंसेंट ऑफ बोथ हाउसेज यानी कि लोअर हाउस, अपर हाउस, सेनेट एंड नेशनल असेंबली, क्या कहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उन चीज़ों को चेंज कर दिया जाता है जिनको अमेंडमेंट्स बोला जाता है। अगर हम बात करें अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट होती किस तरह से है, दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है जब जाके कहीं हम अपने अमेंडमेंट्स को प्रॉपर तरीके से पेश कर सकते हैं या फिर उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना सकते हैं। तो चलें जी, हम अब तक देखेंगे 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। तो राइट, इसका अगर हम राइटली बात करें तो अब तक तकरीबन 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। और करंट जो रिसेंटली जो बातें निकल रही हैं, एक वीक से जो सर्कुलेट कर रही हैं, र्यूमर्स हैं, ख़बरें हैं, वो किस हवाले से हैं और 26 अमेंडमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐड किया जाए या फिर रिमूव किया जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे अपना फर्स्ट अमेंडमेंट से। जो फर्स्ट अमेंडमेंट होती है 1974 के अंदर, यानी कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 1 ईयर, क्या होता है, 73 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, 1974 के अंदर पहली अमेंडमेंट की जाती है। इसके अकॉर्डिंग वो क्या डिसाइड करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग वो ऐड करते हैं प्रोविजन 2 को आर्टिकल 7 के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राइट दिया जाता है, कंट्री में जितने भी सिटीज़न हैं उनको ये अथॉरिटी दी जाती है, पावर दी जाती है कि वो अपने लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी बेसिक अपने आइडियाज़, अपनी आइडियोलॉजीज़ के अकॉर्डिंगली अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। फिर उसी अमेंडमेंट में क्या करते हैं, इट आल्सो एडेड प्रोविजन 3 टू आर्टिकल 17, और फिर आर्टिकल 17 के अंदर प्रोविजन 3 को ऐड कर देते हैं। अब इसका असल मकसद क्या है, तो इस अमेंडमेंट का असल मकसद है कि पार्टीज़ को ये चीज़ हुकूमत के सामने इन्फॉर्म करनी है, उनको ये चीज़ बावर करवानी है कि पार्टी फ़ंड कहाँ से आ रहे हैं, आया कि वो करप्ट तो नहीं है या फिर वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे या फिर कोई करप्शन वगैरह के केसेस में मुलव्वस तो नहीं है। तो ये दो चीज़ें डिक्लेयर की गई थी फर्स्ट अमेंडमेंट में कि एक तो राइट दिया गया था तमाम सिटीजन्स को कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, और दूसरी उन्होंने बात की थी कि दे शुड इन्फॉर्म अबाउट देयर पार्टी फ़ंड। फिर उसी साल क्या होता है, सेकंड अमेंडमेंट की जाती है और सेकंड अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 6 सितंबर 1974 में वो डिक्लेयर करते हैं जो अहमदीज़ हैं वो मुसलमान नहीं हैं बल्कि डिसबिलीवर हैं, माइनॉरिटी हैं, वो मुस्लिम नहीं कहला सकते, और जो उनकी इबादत गाहें हैं उनको वो कुछ भी कहें बट वो उनको मस्जिद नहीं कह सकते। फिर आगे जाके 1974 में ही एक और अमेंडमेंट पास होती है जिसको थर्ड अमेंडमेंट कहा जाता है। इस अमेंडमेंट में वो क्या करते हैं, इट अमेंडेड आर्टिकल 10 एंड विद यू द ग्रांटेड कवर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर बात करते हैं। फिर 1974 के अंदर 3 अमेंडमेंट्स पास होती हैं और फिर टाइम आता है फोर्थ अमेंडमेंट का जो कि 1975 में पास की जाती है। अगर हम बात करें 1975 की, तो 1975 में जस्ट 1 अमेंडमेंट होती है
उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको नेशनल असेंबली में 6 सीटें दी जाती हैं, ठीक है। और ये जो हाई कोर्ट की पावर्स हैं इनको कम कर देता है। क्यों? वो कहते हैं कि हाई कोर्ट टू ग्रांट बेल द पर्सन हु इन्वॉल्व इन नॉन स्टेट एक्टिविटीज़, ठीक है। ये हमारी 4th अमेंडमेंट है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 5th अमेंडमेंट पे। 5th अमेंडमेंट जो है वो कहते हैं इन 1976 में ये पास की जाती है। ये क्या करते हैं, ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं द पर्सन बिकेम गवर्नर ऑफ हिज डोमिसाइल, यानी कि जिस स्टेट का जिस प्रोविंस का डोमिसाइल है उस प्रोविंस के वो गवर्नर नहीं बन सकते। फिर उसी साल एक और अमेंडमेंट पास की जाती है, सिक्स अमेंडमेंट 1976 में, और इसके अकॉर्डिंगली डिफाइन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ एडवाइज़र्स होते हैं जिनको बोला जाता है चेयरमैन लॉ कमीशन, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। 1976 में जो 6th अमेंडमेंट पास होती है उसके अकॉर्डिंगली प्राइम मिनिस्टर के लिए जो एडवाइज़र्स होते हैं उनको ओहदे दिए जाते हैं बाकायदा, और बताया जाता है कि कौन कौन से एडवाइज़र्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे अगर हम बात करें 7th अमेंडमेंट की, तो 1977 में अमेंडमेंट पास होती है और ये ऑथोराइज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो रेफरेंडम करे प्रेसिडेंट को इन एनी इशू, ठीक है। वो किसी भी मामले में प्रेसिडेंट को रेफरेंड कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8th अमेंडमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8th अमेंडमेंट जो कि 1985 में पास होती है। 1985 में पास होने वाली ये अमेंडमेंट, इसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं उनको इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये राइट होता है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह के 10 अप्रैल 2022 में हुआ था, पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया था और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। उससे पहले क्या हुआ था, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो कि उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया था, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 8th अमेंडमेंट में ये प्रेसिडेंट को राइट दिया जाता है कि वो नेशनल असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 9th अमेंडमेंट देखें तो 1985 में पास होती है, जिसमें कुरान और सुन्ना को सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल डेफिनेट है कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक स्टेट है और इसकी आइडियोलॉजी भी टोटली इस्लामिक है और ये इस्लाम के नाम पे ही हासिल किया गया है। तो इन्होंने 1985 में चीज़ को ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कुरान और सुन्नत जो है वो इस पाकिस्तान में सुप्रीम लॉ होगा। आगे अगर हम बात करें 10th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली जो कि 1987 में पास होती है, वो रिड्यूस कर देते हैं द सेनेट ड्यूरेशन फ्रॉम 160 टू 130 डेज़। सेनेट की जो ड्यूरेशन है उसके टाइम पीरियड को कम कर देते हैं, 160 से उसको 130 तक ले आते हैं। फिर 11th अमेंडमेंट आती है जो कि जिसको शरिया बिल कहा जाता है। इंट्रोड्यूस करवाया, इस अमेंडमेंट को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था सेनेट ने, पास भी किया था और इंट्रोड्यूस भी करवाया था, बट नेशनल असेंबली ने ना तो उसको रिकॉग्नाइज़ किया ना ही उसको पास किया था। तो ये स्टिल अभी भी इसको कोई ख़ास इसका स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें हम 12th अमेंडमेंट की तरफ, तो 1997 में क्या होता है, जो 12th अमेंडमेंट पास की जाती है उसमें ये स्पेशल कोर्ट्स बनाते हैं फॉर टेररिज्म, क्योंकि यहाँ पे आगे टेररिज्म अपनी बर्थ लेती है, यहाँ पे पैदा होती है टेररिज्म। 9/11 का वाक़या होता है, इसके कुछ टाइम बाद ही तो थ्रेट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर पाकिस्तान क्या करता है, 12th अमेंडमेंट करके कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाता है जो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के केसेस को डील करती हैं। 13 अमेंडमेंट 1997 में पास होती है और ये डिलीट कर देती है आर्टिकल 58(2)B। अब आर्टिकल 58(2)B है क्या, बेसिकली ये आर्टिकल हमने पढ़ा था 8th अमेंडमेंट के अंदर कि यहाँ पे पावर्स दी जाती हैं प्रेसिडेंट को कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दे। तो यहाँ पे आके ये पावर्स उससे छीन ली जाती हैं। 8 में अमेंडमेंट में दी गई हैं पावर और 13th अमेंडमेंट में आके वो छीन ली गई हैं, और उस आर्टिकल को बोला गया है 58(2)B। ये आर्टिकल है, इसको ख़त्म कर दिया था, इसको बिल्कुल डिलीट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो प्रेसिडेंट की पावर थी उनको रिमूव कर दिया था। फिर आगे आती है 14th अमेंडमेंट जो कि 1997 में पास होती है। अब 14th अमेंडमेंट बेसिकली है क्या, ये फ्लोर क्रॉसिंग इज़ इलीगल। फ्लोर क्रॉसिंग होती क्या है, इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ। फ्लोर क्रॉसिंग बेसिकली होती है जब नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट में दो अपोजिशन पार्टीज़ बैठी हों, तो एक पार्टी लाइक अगर पीटीआई का कोई मेंबर है, पीटीआई का कोई लीडर है, कोई ऐसा बिल हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे वो उनके साथ उसकी वो एग्रीमेंट नहीं होता, वो डिसएग्री करते हैं, तो वो जो मेंबर है वो क्या करता है, वो अपना वोट बजाय पीटीआई को देने के वो किसी और पार्टी को दे देता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है वो फ्लोर क्रॉसिंग कहलाता है, यानी कि
ये मतलब हम इसे अगर आम सेंसेस में बात करें तो इसको गद्दारी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर पार्टी में आप हैं तो आपको पार्टी के हर जायज़ नाजायज़ काम में साथ देना होगा। तो कहते हैं जो 1997 में फ्लोर क्रॉसिंग थी उसको इलीगल करार दिया गया था। अब जो 26 अमेंडमेंट जिसको पास करने का ये कह रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं, तो वहाँ पे ये इनका कहना है कि आगे आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि 26 अमेंडमेंट में फ्लोर क्रॉसिंग का वो जायज़ करार दे रहे हैं, यानी कि फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। हम ना सिर्फ जायज़ करार देंगे बल्कि उनके पे कोई पेनल्टी भी नहीं होगी, जबकि 1997 में फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले को ना सिर्फ इलीगल करार दिया गया था बल्कि उन पे एक पेनल्टी भी रखी गई थी। आगे अगर हम बात करें 15th अमेंडमेंट की, तो जो कि 1998 में पास होती है, वो डिक्लेयर करते हैं, शरिया बिल को क्लियर कंफर्म करते हैं कि शरीयत के अकॉर्डिंगली बिल को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए। 16 अमेंडमेंट आती है 1999 के अंदर, जो एक्सटेंड करती है द कोटा सिस्टम फॉर एन अदर 20 ईयर्स। कोटा सिस्टम को बढ़ा दिया जाता है मज़ीद 20 सालों के लिए। फिर 2003 के अंदर एक अमेंडमेंट पास होती है जिसको 17th अमेंडमेंट कहते हैं। अच्छा, पहले इन्होंने प्रेसिडेंट को पावर्स दी थी असम्बलीज को डिज़ोल्व करने की, फिर उस पावर को छीन लिया जाता है 14th अमेंडमेंट के अंदर। फिर लास्ट पे आके 18th अमेंडमेंट पास होती है, 17th अमेंडमेंट पास होती है, और उसमें क्या करते हैं, ये दोबारा से रिस्टोर कर देते हैं आर्टिकल 58 2B को, और प्रेसिडेंट को एम्पावर कर देते हैं कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दे। जब ये पीटीआई का इंसिडेंट हुआ था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ये वाक़या हुआ था, आई थिंक 8 अप्रैल को, तो उस वक्त हुआ कुछ इस तरह से था कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था और उधर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कंसेप्ट को रद्द कर दिया था। फिर होता कुछ इस तरह से है कि वो बताते हैं कि ये तो अमेंडमेंट कर दी गई है और इस पावर को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखें तो 17th अमेंडमेंट जो कि 2003 में पास होती है, उसके अकॉर्डिंगली ये दोबारा से प्रेसिडेंट की पावर को रिस्टोर कर देते हैं। आगे अगर हम बात करें 18th अमेंडमेंट की, 18th अमेंडमेंट हमें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इस पे हम एक अलग से वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह देंगे, ताकि आप ये क्लियरली आपको चीज़ों के बारे में क्लियरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि 18th अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये हमारे पाकिस्तान अफेयर और पॉलिटिकल साइंस में अक्सर क्वेश्चन ये PPSC और FPSC में पूछ लिया जाता है कि 18th अमेंडमेंट बेसिकली है क्या। फिर अगर हम बात करें 19th अमेंडमेंट की, 19th अमेंडमेंट पास होती है 2011 के अंदर। इसमें न्यू सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं या वहाँ के जितने भी फैकल्टी है, उनको जो अपॉइंट करने का तरीकाकार है उसको टोटली बदल के दिया गया था। फिर क्या होता है 2012 में एक और अमेंडमेंट होती है जिसको 20th अमेंडमेंट कहा जाता है। ये क्या करता है, ये एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को और इंटरिम गवर्नमेंट को के सेटअप को, यानी कि वो इंटरिम जो गवर्नमेंट होती है, अबूरी हुकूमत होती है, उसे इंट्रोड्यूस करवाता है, और इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है था उसको भी बेहतर तरीके से उसको सेटअप करने में हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें 2015 में क्या है, 21st अमेंडमेंट पास होती है, और ये होती है बेसिकली जस्ट टेररिज्म के लिए। वो क्या करते हैं, स्पीडी ट्रायल अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि जिस तरह से जितना ज़्यादा स्पीडी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, और 26 अमेंडमेंट जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं उसका बेसिक मकसद ही सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को कम करना है। तो उनके अकॉर्डिंगली 21st अमेंडमेंट में ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि जितना भी बर्डन हो, जितने भी केसेस हों, जितने मर्जी एमरजेंसीज हों, जो टेररिज्म की ट्रायल होगी वो बहुत ज़्यादा स्पीडी होगी। 22 अमेंडमेंट होती है 2016 में। वो क्या कहते हैं, ये अमेंडमेंट है अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमिश्नर का जितना भी अमला है, जितना भी स्टाफ है, उसके क्वालिफिकेशन, उनके अपॉइंटमेंट्स, उनका जो प्रोसीजर है, उसके अबाउट जो अमेंडमेंट हुई थी, इसको 22 या 22nd अमेंडमेंट कहा जाता है। 23rd अमेंडमेंट आती है जिसमें क्या करते हैं, कोटा हैज़ बीन एक्सपेंडेड फॉर 20 ईयर्स, यानी कि पहले 20 ईयर्स के लिए उसको एक्सपेंड कर दिया गया था, अगेन फिर उसको एक्सटेंशन दे दी जाती है। 24th अमेंडमेंट में क्या करते हैं, वो ड्यूल नेशनलिटी देते हैं फॉर पब्लिक ऑफिसर्स की जो नेशनलिटी है वो ड्यूल करा दी जाती है 24th अमेंडमेंट के अंदर। 25th अमेंडमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फाटा यानी कि जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं उनको KPK के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। 26 अमेंडमेंट में क्या करते हैं, ये सीट्स ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इन नेशनल असेंबली विल रिटेन एट 12 वाइल देयर सीट्स इन KPK इंक्रीज टू
24 फ्रॉम 16, यानी कि उनकी सीटों की एक्सटेंशन हो जाती है। तो ये हमारा ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रो था अबाउट अमेंडमेंट्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे कि बेसिकली जो असल हमारा रियल टॉपिक है वो है 26 अमेंडमेंट, जो कि अब हुकूमत पाकिस्तान पास करने जा रही है। पास होगी नहीं होगी वो तो खैर बात की बात है, फिलहाल हम ये देखेंगे ये 26 अमेंडमेंट है क्या। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, 26 अमेंडमेंट जो ओवरऑल है वो है अबाउट द पावर्स ऑफ जुडिशरी के अबाउट है, जुडिशरी के टाइम पीरियड के अबाउट है, उनके जो चीफ जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट ETC जितना भी प्रोसेस है वो सारा का सारा डील करता है 26 अमेंडमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, तो कहते हैं कि मोस्टली रिलेटेड टू जुडिशरी, 26 अमेंडमेंट जुडिशरी से जुड़ी है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है, और इस मेजॉरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, आजकल निगोसिएशंस चल रही हैं, बातचीत हो रही है, टेबल टॉक्स हो रही हैं जमीयत उलमा के साथ, क्योंकि उनकी कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। जमीयत उलमा कंसेंट देगी तो अमेंडमेंट पास होगी। कुछ नंबर इश्यूज़ आ रहे हैं जो कि बहुत जल्द रिजॉल्व होंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि 26 अमेंडमेंट को पास किया जाए या फिर इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो करते कुछ इस तरह से हैं। बात अगर हम करें अब इस अमेंडमेंट में ये क्या पास करने जा रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था ये जो टोटली है वो जुडिशरी के अबाउट है। फिर यहाँ पे इसमें एक अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के अंदर पहला जो की पॉइंट है वो ये है राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी कि हर सिटीज़न का ये राइट है कि वो अच्छे माहौल में रहे और अच्छी इन्वायरमेंट उसके पास हो। लेकिन इन केस अगर किसी इलाके में कोई इंडस्ट्री लगा दी जाती है या फिर कोई ऐसा यूनिट है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो ये सिटीज़न के पास राइट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 26 कि वो कंप्लेन कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके उनके खिलाफ रिट कर सकते हैं, और उस चीज़ को वहाँ से ख़त्म करने में काफ़ी हद तक सिटीज़न अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आर्टिकल 63A और पॉलिटिकल डिफेक्टर्स क्या होते हैं। पॉलिटिकल डिफेक्टर्स और या डिफेक्शन एक्चुअल में होता है फ्लोर क्रॉसिंग, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था फ्लोर क्रॉसिंग ये है एक पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी में वोट देने के बजाय किसी दूसरी पार्टी के हक में वोट दे दे, इसको कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग या डिफेक्टर्स, यानी कि गद्दार होते हैं, ये गद्दारी करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये इलीगल थी, लेकिन 26 अमेंडमेंट जो कि पास होने जा रही है उसमें इनका कहना है कि ये ना सिर्फ लीगल होगी बल्कि इन पे कोई पेनल्टी भी नहीं पड़ेगी, और इनका जो वोट होगा वो भी कंसीडर किया जाएगा। जबकि जब प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स की बात करें तो उनमें इसको इलीगल करार दिया गया था और वोट इसका ज़ाया करार दिया गया था। फिर क्या करते हैं, कहते हैं टू स्टॉप फ्लोर क्रॉसिंग नो पेनल्टी रेबल, यानी कि गद्दारों को जो मैंने भी बात की है उनको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। फिर क्या करते हैं, इन 2015 में ये प्रपोज करते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट दैट फाउल अमेंडमेंट कुड बी चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट को ये हक हासिल था कि वो जो जितने भी फाउल अमेंडमेंट्स होंगी जो कि 2/3 मेजोरिटी जिनको हासिल नहीं होगी और अमेंडमेंट पास कर दी जाएगी, या फिर कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ उस अमेंडमेंट को करना चाहेंगे, अगर वो उस पर सुप्रीम कोर्ट की कंसेंट नहीं है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी करंट सिनेरियो में होता कुछ इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट ने को अब ये परमिशन नहीं दी कि वो इसके ख़िलाफ़ जो है अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ जाके रिट कर सकें या उसको चैलेंज कर सकें। फिर ये कहते हैं कि 26 अमेंडमेंट के अंडर ये इस्टेब्लिश करेंगे FCC असल में है क्या, FCC है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक ऐसी कोर्ट जो कि अपनी पावर्स में, अपने स्टेटस में, अपने रैंक में हाईएस्ट होगी पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह अब आजकल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हायर रैंक्ड है, उसकी अथॉरिटीज़ की पावर सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह का कि मैंने आपको पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को और उसके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जबकि आम निगोसिएशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट ओनली 1% डील करती है तमाम अफेयर्स के साथ। अगर 1% भी बहुत ज़्यादा बर्डन है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म हो जाना चाहिए वाकई। ऑब्वियसली अगर 1% भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं ये निभा पा रहे हैं। तो होता कुछ इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट फ़िलहाल इस्लामाबाद में है, तो इनका भी मकसद ये कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाए और इसको हाईएस्ट अथॉरिटी बनाया जाए। कहते हैं कि अब तो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन टॉप का कोर्ट क्या होगी फिर FCC यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी। फिर कहते हैं कि इसमें जो 26 अमेंडमेंट पास करने जा रहे हैं उसमें इन्होंने ये बात क्लियर नहीं की इसमें जजेस की तादाद कितनी होगी और कैसे होगी, लेकिन उन्होंने ये चीज़ डिसाइड ज़रूर कर ली है
कि जजेस के लिए को अपॉइंट करने के लिए पहले जो जज चीफ जस्टिस होंगे उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस और उसका मशवरा उसमें ज़रूर शामिल होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या रखी है, उनके लिए कंडीशन रखी है कि 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज। अगर ये नहीं है तो 14 ईयर लॉयर हों किसी भी कोर्ट के अंदर। तो ये रिक्वायरमेंट है FCC के जज बनने के लिए। फिर अगर हम रिटायरमेंट की बात करें, रिटायरमेंट की बात तो 68 ईयर्स उसकी एज होना ज़रूरी है। चाहे उसने अपना ओहदा संभाला है 2 साल पहले, 2 महीने पहले, लेकिन जिस तरह उसकी उम्र 68 साल होगी उसको फ़ौरन रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर कहते हैं कि जो FCC होगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, वो विल डील ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक सो मोटो आर्टिकल है 19 और 18(4) यानी कि 184(3). दिस पावर विल मूव टू FCC, यानी कि जो सो मोटो की पावर है वो भी FCC के पास चली जाएगी, FCC उसे यूटिलाइज़ करेगी। फिर ये क्या करते हैं कि इससे रिड्यूस होगा सुप्रीम कोर्ट का बर्डन। फिर FCC के बारे में कहा जाता है कि FCC जो है वो क्या करेगी, वो किसी भी केस को रिव्यू कर सकती है, यानी कि FCC खुद ही किसी केस पे फैसला दे के, और उनके पास ये राइट होगा अगर उनको कुछ आफ्टर फ्यू डेज़ फ्यू मंथ्स अगर ये बात उनके रियलाइज़ होती है कि ये फ़ैसला हमारा गलत था या अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं था, अब दिमाग नहीं था, तो वो क्या करेंगे, उसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। इनकी FCC के पास ये राइट होगा। आगे अगर हम देखें, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस। जुडिशल कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट्स करेगी। इसके अलावा अगर हम लास्ट पे देखें तो मस्ट कंसिस्ट ऑन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होगी, यानी कि FCC की जो हायर रैंक बॉडीज़ होंगी, उनमें क्या होगा, FCC चीफ जस्टिस होगा, यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, 2 सीनियर चीफ जस्टिस होंगे, और इनकी अपॉइंटमेंट जो होगी वो सीनियोरिटी बेस पे होगी, यानी कि जो सीनियर होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम फैसले अक्सर ऐसे होंगे, माइनॉरिटी को इतनी अहमियत नहीं होगी जितनी मेजॉरिटी होगी। दे विल डिसाइड द ऑल डिसीजन ऑन द बेस ऑफ मेजॉरिटी। फिर कहते हैं कि इंक्वायरी इनटू जज कंडक्ट, यानी कि जजेस को पर एक पूरी चेक रखी जाएगी, उनको ओवर पावर नहीं होने दिया जाएगा, और उन पर ये चीज़ें इम्पोज करने से पहले उनको आंसरेबल होना पड़ेगा। तो ये है हमारी 26 अमेंडमेंट जो कि पास होने जा रही है, होगी नहीं होगी अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। तो अभी र्यूमर्स थी, कंट्रोवर्सीज थी इसके अबाउट कि अमेंडमेंट है क्या। तो बेसिकली ये अमेंडमेंट टोटली जुडिशरी के अबाउट थी, और इसमें जुडिशरी को जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं उनको शेयर कर दिया गया है, और फिर हाईएस्ट बॉडी FCC यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बना दिया गया था। तो इसमें आज हमने डिस्कस किया था प्रीवियस अपनी तमाम अमेंडमेंट्स को, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो जितनी भी प्रीवियस अमेंडमेंट्स हैं उनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लें, और क्योंकि PPSC FPSC अक्सर अपने क्वेश्चंस में इस तरह पूछ सकती है, जिस तरह लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था PMS का, जिसमें 19th और 18th अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था। 18th अमेंडमेंट का तो सबको पता है कि वो क्या है, लेकिन 19th अमेंडमेंट का किसी को भी नहीं पता था। तो कोशिश करें कि तमाम अमेंडमेंट्स को आप मेमोराइज़ कर लें, चीज़ों को फिंगर टिप्स पे ले आएँ, और 26 अमेंडमेंट के बारे में आपको कंप्लीट पता हो। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।